नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में होने में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हैं। अब चुनाव से ठीक पहले गंगा को लेकर के एक बार फिर से जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। लाखों लोगों को जोड़ने और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए मां गंगा के माध्यम से अब सरकार लोगों के बीच जाएगी। सरकार अमृत महोत्सव के साथ ही गंगा के संरक्षण की थीम पर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। बता दें कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा इलेक्शन, बीजेपी के लिए गंगा एक हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहा है। अब गंगा को लेकर के कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 150 साल पुराना गंगा में सबसे ज्यादा गंदगी गिराने वाला सीसामऊ का नाला नमामि गंगे के तहत ही टैप किया गया है। बीजेपी इस कार्य को अपनी चुनावी कैंपेन में शामिल करती आई है। देशवासियों के लिए गंगा आस्था का बड़ा केंद्र है। जागरूकता अभियान, रैली, पदयात्रा, संदेश रैली, नुक्कड़ नाटक, गंगा चौपाल और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से सरकार अब अपनी उपलब्धियों को गिनवाना चाहती है। इससे लाखों लोग को सीधे अब जोड़ा जाएगा। इन अभियान में गंगा प्रहरी, गंगा दूत, गंगा मित्र, इन सबको शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मिशन 2022 के लिए बीजेपी का तो रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है और योगी के विजय रथ को विपक्ष कैसे रोकेगा, आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो सफाई अभियान और गंगा की स्वच्छता संदेश रैली और पदयात्रा को लेकर के बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन बीजेपी के रोड मैप के जवाब में अब विपक्ष के पास तैयारी कितनी है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि अब इसकी तैयारी बाकायदा हर जिलों में शुरू कर दी गई है। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर गंगा बहती हैं और इन सभी जिलों में आप देखें कि गंगा यात्रा की भी अब तैयारी हो रही है। यहां पर भी अभियान चलने वाला है। बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ पार्टी ने जिस तरह से सरकार को चलाया या सरकार की जो उपलब्धियां रही उनको भी लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया जाएगा। और 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलेगा। 28 जिलों में इसको जन आंदोलन के तौर पर चलाया जाएगा, जब गंगा और गंगा से जुड़े हुए तमाम कार्यों को गिनवाते हुए 1 महीने तक बीजेपी के तमाम नेता जनता के साथ आपको सीधा संवाद करते हुए दिखेंगे। तो एक तरफ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, नमामि गंगे के तहत जो काम हुए उन विषयों का जिक्र होगा, गंगा को लेकर के जो काम किए गए सरकार के द्वारा उनका जिक्र होगा। और अब चुनाव में भी चूंकि 6 महीने से भी कम का वक्त है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी रणनीति के तौर पर है। क्योंकि चाहे किसान सम्मेलन की बात हो या फिर जन आशीर्वाद यात्रा की बात हो या फिर अब यह गंगा के जरिए लोगों को जोड़ने का ऐलान हो, ये तमाम ऐसे कैंपेन हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन कैंपेन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है, जनता से कितना कनेक्ट हो पाती हैं और किस तरह से अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचा पाती है योगी सरकार, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और जनता क्या इन कैंपेन के माध्यम से इन बातों को समझाने का, जिन बातों को बताने का प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा या बीजेपी के द्वारा हो रहा है, क्या उससे कनेक्ट हो पाती है जनता, ये भी देखना होगा। लेकिन तैयारियां चूंकि विधानसभा चुनाव है सभी पार्टियां कर रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को मजबूत करती हुई दिख रही है और लगातार लोगों के बीच में जाकर के कैसे विकास कार्यों का जिक्र हो, उपलब्धियों का जिक्र हो, जनता के साथ संवाद हो और बताया कैसे जाए, कन्विंस कैसे किया जाए, इसकी जद्दोजहद में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इनको रोकने का प्लान क्या है विपक्ष के पास, विपक्ष कैसे रोकेगा, ये जो तमाम तरह के कैंपेन या अभियान चलाए जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बेहद अहम रहेगा देखना ये कि आखिर इससे कनेक्शन कितना जनता का जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा जो कि 28 जिलों में चलेगा जन आंदोलन के तौर पर। और ये वो जिले हैं जो कि गंगा के किनारे हैं और यहां पर नमामि गंगे के तहत जो कार्य किए गए उनका जिक्र और साथ ही साथ पूरी बेल्ट को जोड़ने की कोशिश, साथ ही साथ किसान यात्रा के माध्यम से किसानों के बीच में जाने की कोशिश और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश।
और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक राज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आलोक वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की आज शुरुआत करता हूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में महामेधा नागर जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं उनसे भी आपके सवालों का जवाब लूंगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसमें चाहे वो किसानों के बीच में जाने की बात हो या फिर लोगों के बीच में सरकार की उपलब्धियों को बताने की बात हो, हर स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसको रोकने का प्लान क्या है आपके पास मुख्य विपक्षी दल के तौर पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पे चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है आयुष जी कि हमें इन्हें रोकने की जरूरत नहीं। इन्हें रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी। जो इन्होंने 4.5 साल में कुछ कार्य नहीं किया, कुंभकर्ण की नींद ये लोग सो रहे थे, आज 4.5 साल बाद ये लोग जगे। आप किसान की बात कर रहे हो, 1 साल से सिंधु बॉर्डर पे किसान वहां बैठा हुआ है, ये उससे बात करने नहीं दे। आज देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों के लिए खाद के दाम डबल हो गए। 1200 रुपए की खाद होती थी, आज वो 2200 रुपए मिलती है। डीएपी बढ़ गई, 300 रुपए डीएपी बढ़ गई। तो इनकी ये जो कमियां है, इसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब बहुत देर हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि इनके बरगलावे में नहीं आना है, और 22 में वो समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देके सरकार में ले आने का काम करने वाली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक ये गंगा बेसिन के उसमें काम करने की बात कर रहे हैं 28 डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बताएं कहां थे ये लोग जब गंगा में लाशें बह रही थी? ये बंगाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी कर रहे थे, जबकि वो कहते थे मैं गंगा माँ का बेटा हूं, मुझे बनारस में गंगा मैया ने बुलाया। कहां थे वो जब ऑक्सीजन की कमी से जनता यहां मर रही थी उत्तर प्रदेश में? और हमारे प्रचारजीवी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रचारजीवी हो गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता की सुध नहीं ली थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रहे थे, ना बेड मिल रहे थे। तो कहां थे ये भाजपा के लोग? इन लोग को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को देना होगा। पंचायत चुनाव क्या इतने जरूरी थे? जो हमारे शिक्षा मित्र बेचारे उस पंचायत ड्यूटी में मर गए। सरकार कहती है 3 शिक्षा मित्रों की मौत हुई। इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 3 शिक्षा मित्रों की मौत हुई, हम उनको मुआवजा देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अरे साहब, इतना तो झूठ ना बोलो। पंचायत चुनाव इतने जरूरी थे? आपके लिए चुनाव जरूरी है कि जनता की जान जरूरी है? जो कोरोना काल में इन लोगों ने किया, देश की जनता देख रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी। 4.5 साल में इन्होंने सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन किया है, पीते का फीता काटा है। कोई ये 5 काम गिना दें। आप गंगा की बात कर रहे हो, गंगा एक्सप्रेसवे धरातल पे है आज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 69% कंप्लीट कर दिया। अरे 4.5 साल में आप 69% कर पाए? हमने तो 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने 2016 में उसे पास किया था, बजट उन्मुख किया था, हमने जमीन का अधिग्रहण किया। आप उसे 4.5 साल में नहीं पूरा करा पाए। आज भी आप कभी 15 अगस्त की डेट देते हो, कभी 1 अगस्त की डेट देते हो, डेट पे डेट देते हो। कहां गई बनारस की मेट्रो जो हमारी सरकार ने पास करी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है वो। कहां गई बनारस की मेट्रो? आज धरातल पे है क्या? जैसे जुमलों की सरकार है, इसलिए इनको डर लगता है, और ये अपने डर की वजह से आज जनता के बीच में जाना चाहते हैं। चाहे आप देखो, एग्जाम्पल देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनके विधायक गए, उन्हें पानियों के बीच में उतार दिया। एक विधायक इनके मुजफ्फरनगर गए, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। जनता जानती है कि इनको अब गांव में नहीं घुसने देगी जनता। जो हमारे बेचारे किसान, जो कि इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो बेचारे 8-9 महीना से परेशान हैं। उनको ये सरकार क्या कहती है? आतंकवादी कहती है। आज महंगाई कहां है? 2014 में महंगाई डायन होती थी। इनके 2-2 मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे, जो आज केंद्रीय मंत्री है। और वो लोग कहां गए? आज वो नहीं दिखते केंद्रीय मंत्री हो गए। जनता का दुर्दर्द नहीं समझ में आता। सरसों की तेल की महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, गरीबों के थाली से अनाज चला गया। 5 किलो अनाज देके 15 लाख का वादा पूरा कर देंगे?
और उस पर अपनी बड़ी बड़ी फोटो छपवाएंगे। जनता सब समझ रही है। जनता अब इनके बरगलावे में, इनके जुमलों की सरकार में विश्वास नहीं करने वाली। ठीक है, अभिषेक राज जी, आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हेलो, सुन पा रहा हूं मैं अभिषेक राज जी। देखिए, हमारा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश रहती है वो समाज में विभाजन करके, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और केवल दिखावे के लिए इस तरीके के कार्यक्रम या उपवास सम्मेलन करती है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो समय है, ये जो काला समय चल रहा है, वो देखा है और ये भी देखा है कि किस तरीके से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जब बनारस से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं माँ गंगा के लिए आया हूँ और तमाम बातें कही थी। 1568 माइल का पूरा जो स्ट्रेच है, आज तक उसकी सफाई नहीं हो पाई है और केवल 236 परियोजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले पाई है, उसमें से 64 या 65 जो योजनाएं हैं वो पूरी हो पाई। तो केवल एक खोखले वादे बन के रह गए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां तक किसानों की बात रही, तो पूरे देश ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां बांधी गई, भरी सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया और हाथापाई हुई, बदसलूकी करी गई किसान नेताओं के साथ। जो सरकार इतनी अहंकारी हो, जो किसानों से बात करने के लिए तैयार ना हो, जो अपने फट के वजह से किसी को कुछ समझती ना हो, वो सरकार आखिर में क्यों, जब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश में, तो किसानों के बीच में जा रही है और नदी किनारे कार्यक्रम कर रही है। जब गंगा में लाश तैर रही थी, जब उनको वहां बगल में गाड़ा गया, तब क्या इस सरकार को ये बात नहीं याद आई थी? और साफ साफ प्रदेश के तमाम जितने बड़े नेता हैं, सरकार के जो मुखिया, उन्होंने बोला कि इस तरह का कुछ भी वहां पे नहीं हुआ था। तो पूरे देश ने देखा है जो मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों की जान गंवाई है लोगों ने। तो लोगों के अंदर जो दुख, दर्द और पीड़ा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। सम्मेलन तो ये लोग बहुत करते हैं। इससे पहले भी जब 2019 के चुनाव आने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जो जातिगत सम्मेलन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कुछ गिराने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड वो जानती है कि शून्य है, कुछ भी काम नहीं किया इतने सालों में। लखनऊ में जो मेट्रो की परियोजना चालू करी गई थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो तुरंत आनंद फानंद में फिर से फीता काटा गया। फीता काटने के बाद क्या आगे कोई डेवलपमेंट हुआ, आगे उसको बढ़ाया गया, इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं दे पाते हैं। कानून व्यवस्था यूपी की चरमरा चुकी है। जिस तरीके से बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, जिस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं वो एकदम उरूज पे है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि रामराज आ गया है और हमारे राज्य में या तो अपराधी जेल में होंगे या ऊपर होंगे। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, इज्जत लूटी जा रही है बहन बेटियों की? तो देखिए, बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जो उन्होंने वादे किए, खोखले वादे किए लोगों से और जिसको पूरा नहीं कर पाए, तो प्रदेश की जनता ने अपना मुख तो बना ही लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वो उखाड़ के बाहर करने जा रही। आलोक वर्मा जी, किसान सम्मेलन के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में भी जा रही है, क्योंकि लगभग 8.5-9 महीने से आप लोग विरोध कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर के। अब किसानों के बीच में जाकर के किसानों के लिए हमने बेहतर क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी बताने वाली है। क्या इससे लग रहा है कि किसान मानेंगे या उन पर कोई इसका असर होगा? आलोक वर्मा जी। देखिए आयुष जी, मुझे याद है कि इस विषय पे हम लोगों ने पहले भी डिबेट की थी। मुझे वही शब्द अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि ये कौन सा मुंह लेके किसानों के बीच में जाएंगे और ये क्या किसानों के बीच में जा पाएंगे? आज जो किसानों का विरोध है, जो उनका गुस्सा है, उसको ये झेल तो पानी। पंचायत चुनाव में इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनका मंत्री, इनका सांसद, इनका विधायक, आपको पता होगा, आपके चैनल पर भी दिखाया गया कि गांव में नहीं घुस पा रहे थे। ठीक है, ये पंचायत करेंगे, खाट पंचायत करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। किसानों के बीच में जब जाएंगे तो हम भी तो इनसे बात करेंगे कि क्या आपने 5 साल आपका कार्यकाल होने वाला है, आपने गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, डीएपी की बोरी आपने 1200 की 2400 में कर दी, उसके बाद फिर उसको 1200 में कर दिया, वो सब्सिडी बता दी दुनिया भर की। यूरिया के कट्टे में आपने 5 किलो यूरिया कम कर दी। आप सबसे महंगी बिजली किसानों को दे रहे हैं।
आप जो 3 कृषि बिल लेके आए उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी के यहाँ पे कोई प्रवक्ता भी बैठेंगे तो उनसे आप भी पूछ लीजिएगा कि बार बार वो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, अब प्रधानमंत्री जी अगर अपनी ही बात पे ना टल रहे हैं, हम तो देश के वो मुखिया हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने चित्रांश जी उनको वोट दी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई खुल के नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने बीजेपी को वोट दी, और अगर मैंने वोट दी है तो सवाल पूछने का भी अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री को चुनने में मैंने वोट दी, और प्रधानमंत्री बनने में मैंने मोदी जी को वोट दी। तो मैं ये तो पूछ सकता हूं ना, सवाल तो पूछ सकता हूं। आज की डेट में किसान की सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या किसानों को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। मंडी के लिए हमने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। आयुष जी आपने देखा होगा बिहार के किसान में, बिहार में जो है एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया है, वहां के किसान की क्या दुर्दशा है। जो चीज ये आज इस कानून के तहत लाना चाहते हैं, अगर आप जाएंगे तो बिहार में तो एपीएमसी एक्ट बहुत पहले खत्म हो गया था, तो वहां के किसानों की तो कोठियां खड़ी हो जानी चाहिए। बिहार के से ज्यादा किसान वहां का इतना एकदम दुर्लभ अवस्था में है कि आप कुछ कह नहीं सकते। और हम उनसे ये भी तो पूछेंगे कि भैया आपने कहा था 1868 रुपए धान की कीमत है, हमने 800 रुपए में बेचा है, तो जब वो गिनाएंगे तो 800 रुपए में जिन किसानों ने अपना धान बेचा वो भी तो सामने आके कहेंगे कि मैंने बेचा है। वो किसान भी तो उनसे सवाल करेगा कि मैंने मिल में गन्ना दिया है, 14 दिन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था भुगतान हो जाएगा, ब्याज की तो बात छोड़ दीजिए, हमें हमारा पैसा ही नहीं मिला। वो किसान भी तो कहेगा कि जो मेरा ट्यूबवेल पहले 300 मीटर दूरी पे कनेक्शन हो जाता था, जिसमें कोई एस्टीमेट नहीं लगता था, उसको आपने बढ़ा करके 90 मीटर कर दिया, 90 मीटर के बाद हमें अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो आप कौन सी बात करते हैं? नहरों की सफाई की अगर आयुष जी बात करें तो जहां पे मेरा घर है लखनऊ में, जहां मुख्यालय में जल शक्ति मंत्री जी बैठते हैं, यहाँ पर नहरों की सफाई कैसे होती पता है आपको? नहरों की सफाई एकदम आनंद फानंद में हो जाती, पानी छोड़ने से 2 दिन पहले नहर साफ भी नहीं हुआ, पानी छोड़ दिया गया, भुगतान हो गया। कई बार सीडीओ से, डीएम से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपने देखा भी होगा जल शक्ति मंत्री जी के ऊपर कितने करोड़ रुपए का घोटाला निकला है। तो कौन सी बात लेके आएंगे? हमारे मन में तो हजारों सवाल हैं, और ये सिर्फ कागज लिख के लेके आएंगे। हम कागज लिख के नहीं, हम जो धरातल पे बात है हम वो बात करेंगे। तो जवाब दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे पाएंगे तो अपना बोरी बिस्तरा उठाएंगे फिर चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये लेकिन गांव में घुस, लेकिन आलोक जी फिर उसके लिए आपको एक ऑप्शन के तौर पर भी तो किसी को चुनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कहा कि आपने योगी आदित्यनाथ को चुना, आपने नरेंद्र मोदी को चुना, आपकी उनसे नाराजगी इस बात से है कि जो वादा उन्होंने किया वो निभाया नहीं। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कह रही हैं कि हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, वो आपका भला कैसे करेंगे? क्या उनके पास कोई ब्लूप्रिंट आपको तैयार नजर आता है कि वो किसानों की समस्या को हल कर दें? देखो आयुष जी, मैं एक बात बताऊं, राजनीतिक दलों से ये आज नहीं, बहुत पहले से चलाया गया। कांग्रेस थी तो उन्होंने बताया, सपा थी उन्होंने बताया, आज भाजपा उन्होंने बताया। हमारा किसी राजनीतिक दल को ना कोई समर्थन था, है और ना रहेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर इस आंदोलन से सभी राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि अगर किसान आपको सत्ता में पहुंचा सकता है तो सत्ता से हटा भी सकता है। ये सब समझें। समाजवादी पार्टी है विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस में विपक्ष में बैठी है, अच्छी बात है, हमारी बात उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में हमने इनको भी तो टाइट किया था, हमने इनके सांसदों से कहा था कि आप मेरी बात जाके अंदर पहुंचाइए, और अगर आप हमारी बात को अंदर नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपके संसदीय क्षेत्र में हम आपका विरोध करेंगे। अच्छी बात है, उन्होंने पहुंचाई, बात की, ठीक है, ये इनका काम है, लेकिन किसान के लिए इनको भी सोचना पड़ेगा। अगर किसान के लिए नहीं सोचेंगे तो जो हसराज बीजेपी का होगा वही हसराने वाली सरकारों का भी होगा। अभिषेक राय जी, आप सुन रहे हो तो मैं चाह रहा हूं कि इसका भी जवाब दें साथ में, क्योंकि किसानों की बात तो सब करते हैं, लेकिन किसानों का भला करने के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने, या आरोप लगाने से कैसे चलेगा? आयुष जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आयुष जी देखें, हम तो आलोक भाई की इस बात को बिल्कुल समर्थन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने 4.5 मिनट के भाषण में लोकसभा में किसानों की बात सर्वप्रथम उठाई। हमारा किसानों के साथ पूरा सहयोग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। आज आप बताओ, वो बेचारा किसान 100 रुपए का डीजल खरीद रहा है, इतनी महंगी खाद खरीद रहा है, इतनी महंगी बिजली खरीद रहा है उत्तर प्रदेश में। इनको 64 सांसद जिताए, 325 विधायक जिताए, और आज उसी भाजपा की सरकार हरियाणा में है, 3 रुपए 50
पैसे पर यूनिट बिजली हरियाणा में मिलती है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। ये गुलाबी बाग बनाने में बड़े मशहूर हैं भाजपा के लोग। इन्होंने कहा कि लेकिन अभिषेक जी आप लोग गन्ना किसानों का भुगतान तो नहीं कर पाए थे ना। बैठे हैं आलोक जी यहाँ पर, बता देंगे। आज आप कह रहे हैं कि आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? हित तो उसमें भी किसान का था, अपनी फसल भी दे रहा, भुगतान भी नहीं कर पा रहे। आयुष जी मेरी बात कंप्लीट होने दे। मैंने क्या कहा, सठियाव चीनी मिल 2007 से बंद थी, 2014-15 में उसको आजमगढ़ की उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टार्ट करवाया। किसानों के प्रति वो कंसर्न है। किसानों की आज मांग है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भुगतान होना चाहिए। इस सरकार ने 10 रुपए बढ़ाया, 325 रुपए ये प्रजाति और 315 रुपए अप्रजाति की भुगतान कर रही है। 10,731 करोड़ रुपए किसानों का बिल का भुगतान बचा हुआ है, जबकि ये सरकार कहती थी 14 दिन में सत्ता में आने में वो कर देंगे। हम तो बार बार कहते हैं कि भाजपा अपना 2017 का संकल्प पढ़े। वो कहते थे कि 70 नहीं, वो तो अपना संकल्प पढ़ देंगे, किसान उनसे जवाब भी ले लेगा। लेकिन अभिषेक राय जी, मैंने ब्लूप्रिंट इसीलिए पूछा ना आपसे, क्योंकि आपने ये कहा कि आप किसानों के भले की बात कर रहे हैं, आप ही सही मायने में भला करेंगे। भाई जब सत्ता के अंदर थे तब आप इनका पेमेंट क्यों नहीं कर पाए? मैं क्यों का जवाब चाहता हूँ। आयुष जी हमारी बात कंप्लीट होने दे। मैंने क्या बोला, हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया उसके खिलाफ मंडियां बनाई ताकि किसान बेचारा आके वहां पे अपने अनाज को बेच सके। गन्ना पेमेंट से, गन्ना भुगतान से इसका क्या लेना देना? मैं गन्ना भुगतान की सीधी बात कर रहा हूँ। बकाया आप क्यों नहीं दे पाए? अपने समय में क्यों नहीं दे पाए? मैं ये पूछ रहा हूँ। आयुष जी मैं वही बात तो कह रहा हूँ। हमारा आप देखे ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने पिछली सरकार में, अपनी सरकार में जब जुताई का वक्त था, हमने बिजली फ्री दी, हमने अपनी सरकार में दी। हम किसानों को आज भी बात हमारे घोषणा पत्र में आने जा रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। हमारे शीर्ष नेता अभिषेक जी आप फ्री देंगे, आप महंगाई कम करेंगे, सब बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपने भुगतान क्यों नहीं किया। राघवेंद्र जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो दो मुख्य विपक्षी पार्टियां, उनकी तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे गंगा के किनारे वाले जिलों में जाकर के अपनी गंगा यात्रा को कर लें, या किसानों के बीच में जाके किसान यात्रा करें, या जन आशीर्वाद यात्रा करें, आपके जो वादे थे वो आप पूरा नहीं कर पाए, डिलीवर कर नहीं पाए, इसलिए जनता का कोई आशीर्वाद आपको मिलने वाला नहीं है। जनता अब उम्मीद की नजर से इन विपक्षी पार्टियों की तरफ देख रही है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। राघवेंद्र जी मुझे लग रहा है कि शायद आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। जी राघवेंद्र जी बोलें। राघवेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए राघवेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अभिषेक राय जी आपसे मेरा सवाल यह है कि जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, कमोबेश सारे मुद्दे वही आपने भी गिनवाए कि आप इन बातों को लेकर के या इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि फिर उनके सामने एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस को क्यों चुनने की जनता? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाई, और चाहे उत्तर प्रदेश की बात, कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं रही, हमारी सरकार 3 दशकों से आज प्रदेश में नहीं। अभिषेक जी आवाज नहीं आ रही मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, तो हमारी पार्टी ने तीन दशकों से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सत्ता से बाहर है। उसके पहले जो हमने कार्य किए वो कार्य देखे जाने चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से प्रदेश की जनता को साथ में लेकर तमाम नहरें हो, तमाम चीनी मिले हो, तमाम योजनाओं को चालू किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और आज भी जो हमारे नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है सही मायने में, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले वर्ष कई बार जेल में बंद किया। कौन सी पार्टी का ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होगा जिसको जेल में बंद किया गया होगा महीनों भर के लिए? हमारे लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, फर्जी के मुकदमे झेलते आ रहे हैं भारतीय जनता।
आज भी विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो हमारे तमाम जो विधायक दल के नेता थे, विधायक थे, तमाम विधानसभा की तरफ जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए, जिसमें पुलिस ने बदसलूकी भी करी, रोकने की कोशिश भी करी। तो कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा रही है विपक्षी दल होने का, और हम तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी रहे हैं जनता के लिए, किसानों नहीं, के लेकिन लिए। सड़क से सदन की लड़ाई तो जो है समाजवादी पार्टी भी तो लड़ रही है ना, वो भी तो यही बातें कह रही है कि चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर कोरोना काल का मुद्दा हो या इनके किए गए वादों को पूरा न कर पाना हो, ये सारी बातें तो समाजवादी पार्टी कह रही है ना। एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है। अब आप मुझे बताइए कि आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए, वो देखे कि हाँ नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है उनके लिए, क्योंकि जनता को तो अल्टीमेटली आपको बताना पड़ेगा ना जाके। आपने बहुत बढ़िया बात बोली, आपने कोरोना की बात का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं, पिछले वर्ष हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की महामारी फैली थी पूरे देश में, यूपी में, तो यूपी में खास तौर पे हम लोगों ने कांग्रेस के सिपाही के नाम से और कांग्रेस की रसोई के नाम से मुहिम चलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने घर घर जाके, डोर टू डोर जाके लोग हाईवे पे लोगों की मदद करी, उनको घर पहुंचाने का काम किया। लाखों लोगों का डाटा है हमारे पास जो बाहरी प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आए, उनकी हमने मदद करी, सहायता करी, पहुंचने में जिस भी प्रकार हम कर सकते थे या उनको दवाएं पहुंचानी थी। इस वर्ष भी कांग्रेस पार्टी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर से लेकर तमाम चीज लोगों को मुहैया कराई पूरे उत्तर प्रदेश में, और कार्यालय में उसका मुख्यालय भी बनाया गया, तमाम चीजें करी गई। तो इस तरीके से किसी पार्टी ने अगर कार्य किया हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, सत्ता में होने के बावजूद उनके अंदर इतना घमंड था कि उन्होंने लोगों की मदद नहीं करी, लोगों को अस्पतालों से भगाया गया, इंजेक्शन नहीं दिए गए। और भी जो विपक्षी दल हो प्रदेश में, कौन सा उनका नेता था जो जमीन पर निकल के सड़कों पे सामने आ गया था? कोरोना की महामारी में सब छुपे हुए थे। हमारे ही नेता, हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष वो लोग थे जो सड़कों पे उतर के लोगों की मदद कर रहे थे, लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे और लोगों की सहायता कर रहे थे। कौन दिख गया था उस वक्त? राघवेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, राघवेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष आक्रामक है, हमलावर है, और सीधे तौर पर आरोप ये भी हैं कि जो नाकामी रही है, अब जनता किसी भी तरह से मौजूदा वक्त के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं करने वाली है। लेकिन अब सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन जनता चुनती किसको है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी बहस में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, राघवेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें, क्योंकि आप चाहे जन आशीर्वाद यात्रा करें, चाहे गंगा किनारे वाले जिलों में जाकर के गंगा में किए गए काम को बताएं, या किसान यात्रा के जरिए या किसान सम्मेलन के सहारे आप किसानों को बताने की कोशिश करें, लेकिन आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, और इसलिए जनता का कोई आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला। ये बात प्रवक्ताओं की तरफ से यहां पर जो बैठे हुए हैं आपके विपक्षी दल के, उनके द्वारा कही गई। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें राघवेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विपक्ष को कहना भी चाहिए। विपक्ष का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर रही है तो उसमें क्षेत्रान्वेषण करना ही विपक्ष का काम होता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, वो हम लोग सुशासन के विषय को लेकर के और अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम किए उसको लेकर के, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश केंद्र की योजनाएं बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की है, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है मात्र 4 दिन की है। 4 दिन की यात्रा में तो ये लोग इतना लड़खड़ा गए हैं। वास्तविकता ये है, इनकी ना कोई नियत है, ना नीत है, ना कोई उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों लोग 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकारें बना चुके हैं। बेहतर होता है ये लोग जो अपने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता से वोट मांगते, लेकिन इन लोगों ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो कि मील का पत्थर हो। भारतीय जनता पार्टी मात्र अपने विकास के एजेंडे को लेकर के, जो हम लोगों ने काम किया उसको लेकर के, और सुशासन के विषय को लेकर के, इसमें हम लोग जा रहे हैं और उसमें हम लोगों को उपलब्धियां मिल रही हैं। और मुझे इनके किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुझको प्रमाण पत्र दे या बहुजन समाज पार्टी मुझको नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए कोई भी विपक्षी पार्टी आपको प्रमाण पत्र क्या देगी? विपक्षी पार्टी तो बताएगी आपने क्या वादा किया और आपने क्या नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताएं, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना,
ये तो बड़े मुद्दे हैं ना, इसको लेकर के आपके पास जवाब क्या है? और खासतौर से किसान से ही शुरू करिए, क्योंकि आलोक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई। किसान को कैसे साधेंगे, उसको कैसे मनाएंगे, उसको क्या बताएंगे आप? क्योंकि किसान तो 8.5 महीने से विरोध कर रहा है कि ये कृषि कानून वापस लें आप। देखिए, वास्तविकता तो ये है, किसान इनमें से देखिए, अगर एक भी किसान धरने पर बैठा है तो उसके चरणों में हमारा वंदन है। वास्तविकता ये है, ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी गोदी में बैठे ये लोग हैं। इनका जो आंदोलन है कुछ एक क्षेत्र में ही क्यों है? अभी ये उत्तराखंड हमारे जो किसान नेता है गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी अपनी बातें कहते हैं, पंजाब में कहते हैं, और दिल्ली के बॉर्डर पे ये लोग बैठे हुए हैं। क्या इतना बड़ा ही भारत है? और इसमें से कुछ एक किसान है सिर्फ। देखिए, वास्तविकता ये है, अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, रह गया है, ये जो है विभिन्न राजनीतिक दलों की गोद में बैठा हुआ आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कह रही है, अब दरवाजे खुले हमारी चर्चा करें, लेकिन इन लोगों को चर्चा नहीं करनी है। ये लोग कह रहे हैं काले कानून वापस हो, पर्टिकुलर विषय बताइए, इसमें ये कमी है, इसको मैं वापस कर लूंगा, उसमें फेरबदल कर लूंगा अगर उसमें गुंजाइश है। तो उसमें निश्चित रूप से सरकार जो है इतना जो है फ्लेक्सिबल है, उसमें जो है करना चाहती है, अगर ये करना चाहे तो। लेकिन वास्तविकता ये है, ये लोग कोई इस विषय में कोई पटाक्षेप नहीं करना देना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ उत्तर चलिए राघवेंद्र जी, चूंकि यहाँ आपको उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ, ठीक है, किसान वाली बात का जवाब तो आलोक जी दे देंगे, वो बता देंगे काला गोरा क्या है और उनको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, 8.5 महीने से वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वार्ता क्यों नहीं हो पा रही, वो सारे जवाब देंगे। 2-3 उपलब्धियां बता दीजिए योगी सरकार की, जो कि आप जिसको जनता के बीच में पुरजोर तरीके से रख पाए और आप बता पाए कि आपका ये अचीवमेंट है और इसलिए जनता आपको दोबारा से चुन ले। मैं चाह रहा हूं किसका जवाब बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसी समय आजादी से लेकर के अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे। विभिन्न सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही, समाजवादी पार्टी की भी रही, बहुजन समाज पार्टी की भी रही। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में 32 मेडिकल कॉलेज खड़े करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस समय हमारा 2 वर्ष जो है कोरोना ने भी के कारण भी बहुत से काम में अवरोध उत्पन्न हुआ है। 11 एयरपोर्ट हमने बनाने के काम किए हैं। 3 जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने का काम किए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने लेदर पार्क और आपके फिल्म सिटी और इस प्रकार से तमाम काम ऐसे किए हैं। 7 जो है हम लोग मेट्रो ट्रेनें चलाने का काम कर रहे हैं, इसमें जो कानपुर और लेकिन मेट्रो बनी नहीं अभी तक, एक्सप्रेसवे बने नहीं अभी तक। ये आरोप भी विपक्ष लगाता है कि कोई एक एक्सप्रेसवे बताएं जिस पर गाड़ी दौड़ रही हो, कोई एक मेट्रो बताएं जो आपने खुद खड़ी कर दी हो जिसमें लोग ट्रैवल कर पा रहे हो। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 99% बनकर लगभग पूरा तैयार है, वहां पर गाड़ियां भी दौड़ रही हैं। देखिए, ये जो विपक्ष जो है, विपक्ष का काम अगर बेहतर तरीके से छिद्रान्वेषण करे या भारतीय जनता पार्टी का जो है एक संवैधानिक के दायरे में या कोई ऐसा विरोध करता है तो उसका तो स्वागत और कदम है, लेकिन बेवजह बरगलाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को बेवजह का विरोध है। ठीक है, अब चलिए मैं किसान से शुरू करता हूं। मैं राय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आलोक वर्मा जी। आलोक जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, बड़े भाई राघवेंद्र जी जो कह रहे थे, आपने कहा इनकी 5 उपलब्धियां गिना दीजिए, तो 5 उपलब्धि तो मुझे समय दीजिए, 5 नहीं मैं 10 गिना दूंगा। नहीं ठीक है, मैंने मोटा मोटी पहुंचा कि 2-4 बातें बता दें, क्योंकि जवाब मिल जाए मुझे उन बातों का जो कि यहाँ पर इससे पहले उठा राघवेंद्र जी जुड़े नहीं थे। अब आलोक जी हम लोग किसान वाले मुद्दे पर आते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा उस पर रिएक्ट करें। बिल्कुल सुनिए, नहीं बिल्कुल। तो ये इन्होंने 5 उपलब्धि तो गिना दी, लेकिन उसमें एक भी किसान का नाम लिया। इनकी उपलब्धि को तब मैं उपलब्धि मानता जब ये कहते कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 14 दिन में किसानों के गन्ने का भुगतान कर दिया। उनकी उपलब्धि तब मैं मानता जब इन्होंने कह देते कि उत्तर प्रदेश में 100% एमएसपी पे खरीदारी हुई, क्योंकि हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कहा था कि एमएसपी थी है और रहेगी। और ये अगर वार्ता की बात करते हैं तो राघवेंद्र जी, मैंने एक में कई बार हजारों डिबेट में मैंने ये कहा कि जो हम लोगों की चर्चा वहां पर होती है, जब लोकसभा का प्रसारण हो सकता है, तो जो कृषि कानून पे चर्चा होती है वहां का प्रसारण क्यों नहीं हो सकता। मैं आयुष जी आपको बात बताऊं, इनके मंत्रियों को पूरी फुल पावर ही नहीं है। इनके मंत्री से कोई सवाल कह दो, जिसे कहते ना कि इस कानून में काला क्या है। अरे अगर आपको किसान काला कानून बताएगा तो किसान तो आपको हकीकत बता रहा है। आपके इतने बड़े सचिव हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है, उसको यही नहीं पता कि 9 महीने से किसान अगर आंदोलन पे बैठा है तो इस कानून में काला क्या है। आयुष जी, सत्य बात तो यह है कि उस कानून को कृषि मंत्रालय ने बनाया ही नहीं। इनके किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से कोई बात पूछ लो तो पानी पीने चला जाता। वो कहता ये इस बात को अगली बैठक में बात कर लेंगे। भाई, कानून तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में बने। और मैं आपको एक चीज और बता दूं,
अगर इस देश में भाजपा की सरकार होती तो मुझे उम्मीद थी कि 9 महीने से जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है उससे सरकार बात करती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम और किसान एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। अरे आयुष जी, आप ही बिचौलिए बन जाओ, राघवेंद्र जी से कह दो कि हमें नंबर दे दे, हमारा नंबर ले लो, उस नंबर पे फोन करा दो, बातचीत हो जाए। प्रधानमंत्री अरे आलोक जी, हम लोग तो बराबर कोशिश कर रहे हैं, न जाने कितनी डिबेट हम लोगों ने की, लेकिन यही तो समझ में आता नहीं कि आखिर कहां रुके हुए हैं भाई, क्यों नहीं? वो कहते हैं कि आप अपने मुद्दे पर अड़े हैं, आप कहते हैं वो अपने मुद्दे पर अड़े हैं। कोई तो पहल कर ले भाई, मैं तो दोनों लोगों के लिए कह रहा हूं, कोई पहल करे, कोई पहल कर ले, बातचीत तो शुरू। सुनो, नंबर दे नहीं रहे, बात करेंगे नहीं। और जब बात करने का न्योता, जैसे इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि हम खुले दिल से, अरे आप खुले दिल से किसानों को न्योता दे रहे हैं तो आप बयान पहले क्यों देते हैं? कृषि बिल को छोड़कर किसी भी विषय पर खुले दिल से बात कर लीजिए। जब ये आंदोलन ही कृषि बिल पर है तो आप आइए खुल के बात करिए ना। और वो लोग कहां चले गए जो कृषि बिल का समर्थन करते थे? और रही बात जो आप कह रहे हैं कि भारत इतना ही बड़ा है, तो मैं अपने बड़े भाई को बता देना चाहता हूं कि ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो पूरा भारतवासी इस आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आप जाइए, तो आपकी किसान यात्रा निकल तो रही, आप जाइए गांव में घुसिए। तो आप पंचायत चुनाव में गांव में नहीं घुस पाए, आपके सांसद गांव में नहीं घुस पाए, अब आइए हमसे सीधे बात करिए ना। उस किसान को भी मैं आपके सामने लाके खड़ा करूंगा जिसने 800 में अपना धान बेचा है, उस किसान को भी मैं सामने लाके खड़ा करूंगा जिसने अपने गेहूं को 1200 से 1300 रुपए में बेचा है। वो किसान भी आएगा कि जो BMW से चलने वाला आदमी है वो भी 90 रुपए लीटर का डीजल डलवाता है, और जो अपने खेत को सींचता है वो भी किसान 90 रुपए डीजल का काम करता है। उत्तर प्रदेश में इतनी महंगी बिजली, जो एक अधिकारी, जो एक कर्मचारी, जो एक फैक्ट्री का मालिक जितने रुपए में बिजली का बिल पेमेंट करता है उतने में किसान करता है। अरे आपने किसान के लिए किया क्या? मंडियों की व्यवस्था क्या हो गई? आपको पता है उत्तर प्रदेश में मंडियों की जो आय थी, जो 5 करोड़ थी, वो घट के कम हो गई। 273 मंडियों में से मात्र 26-27 मंडी आपकी चल पा रही जो प्रॉफिट में है, बाकी घाटे में है। यही लखनऊ में बैठे किसान भवन है जो आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, आप देखिए वो डिपार्टमेंट खत्म होने की कगार पे है। अगर आप कहते हैं कि मंडियां थी हैं और रहेंगी तो वो डिपार्टमेंट क्यों खत्म हो रहा है? वहां पे क्यों नहीं काम हो रहा है? इस चीजों का जवाब आपको किसानों के बीच में देना पड़ेगा। जवाब दे पाएंगे तो पंचायत होगी, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो पंचायत नहीं, आलोक जी बिल्कुल पूछेगा भाई, किसान यात्रा तो आएगी ना, उन इलाकों में भी आएगी, वहां बिल्कुल पूछेगा। अभिषेक राय जी क्या कहना चाह रहे हैं? लेके आए, बिल्कुल आए, लेकिन फिर अगर वाजिब सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो यात्रा नहीं हो पाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं अपने राघवेंद्र भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये तो माना विपक्ष की आवाज है, विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही है। अगर इन्हें सुशासन बाबू बनने का बड़ा शौक है, अगर इसे सुशासन कहते हैं कि कल आगरा में करोड़ों की चोरी होती है, अब माननीय योगी जी के क्षेत्र में गोरखपुर में लाखों की चोरी होती है, अगर इसे सुशासन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी महिला जिसके जो आरोपित रही, जिसके ऊपर विक्टिम रही है, रेप विक्टिम, उसको लापता किया जाता है गवाह को, ये अनुशासन है तो बहुत बढ़िया है, सुशासन है तो बहुत बढ़िया है। लखीमपुर की घटना ले लो, हाथरस की घटना ले लो, कानपुर की घटना ले लो, आजमगढ़ की घटना ले लो। अगर ये सुशासन है तो भैया रामराज, इनका ये रामराज है तो प्रदेश की जनता राम भरोसे ही रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही मेट्रो की बात करी, कितने मेट्रो इन्होंने बनाए हैं? हमारे उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं, बनारस की मेट्रो आज धरातल पे नहीं। तीसरी बात, इन्होंने फिल्म सिटी की बात करी। फिल्म सिटी बहन मायावती जी की सरकार में बनी थी, सारी दुनिया इस बात को जानती है, इन्होंने नहीं बनाई। चौथी बात, ये कहते हैं कि इन्होंने क्राइम कंट्रोल कर लिया। अगर इन्होंने क्राइम कंट्रोल कर लिया तो एनसीआरबी का डाटा जो प्रस्तुत हुआ क्या झूठ बोलता है? वो कहता है कि सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं पूरे देश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में 68 गुना क्राइम बढ़ गया महिलाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में। या तो एनसीआरबी झूठ बोल रहा है या हमारे भाई राघवेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद किसान आंदोलन की बात कर लो, आपने सुना, ये कहते हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो हर पार्टी के नेता बैठे हुए वहां जाके। अरे साहब, तो आपके विधायकोों को क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दिया जा रहा है? क्यों गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है? आप देश की आजादी के बाद इस बार पहली बार ऐसा कोई आंदोलन है कि 9 महीने 10 महीने तक इस तानाशाह सरकार ने आंदोलनकारियों की नहीं सुनी। आज बेचारा वो किसान धूप में
ठंड में बारिश में वहां बैठा हुआ है अपनी मांग को ले। क्या गलत मांग रहा है? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, क्यों नहीं दे देते आप पेगासस पे बात नहीं करना चाहते, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं गठित करना चाहते, आपके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कोई नहीं मरा। अरे साहब इतना झूठ मत बोलो। जिस घर में मृत्यु हुई ना उनकी आड़ लगेगी। सरकार बनाने की, चुनाव लड़ने की बात करते हो, जनता गांव में नहीं घुसने देगी, शहर में घुसने नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उसके बाद इन्होंने बात करी रोजगार की। 2017 का अपना संकल्प पत्र उठा के पढ़ ले। इन्होंने कहा कि 70 लाख रोजगार देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं, उसमें ये कहते हैं 4 लाख रोजगार दिए। अरे आपने तो अपना खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, आपने 10% काम नहीं किया। कहां गया वो गंगा एक्सप्रेसवे, कहां गया वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? आज आप फीता काटने जा रहे हो, कहते 99% काम पूरा हो गया, तो वो भी समाजवादियों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 2016 में पास किया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, माननीय अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी ने उसका फीता काटा था, बजट अनुमोदित करा था। अरे कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो। जुमलों की सरकार है, हम मानते हैं, जनता भी समझ गई है कि जुमलों की सरकार है। सिर्फ जुमला और हवाई किला बनाना जानते हो। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि आप लोग या तो डिबेट में बढ़िया बोलते हैं या फिर ट्वीट की राजनीति बढ़िया करते हैं, सड़कों पर जब उतरने की बात आती है तो कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई, खासतौर से कोरोना काल का उन्होंने जिक्र किया। मैं चाह रहा हूं कि इसका भी जवाब दें जरा। देखिए हमारी सहयोगी दल महान पार्टी और संजय चौहान जी की पार्टी ने एक यात्रा निकाली है, समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है उसके साथ। हमने 5 तारीख को जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पे साइकिल यात्रा निकाली। हम सड़क चौराहे से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक नहीं अभिषेक जी, कोरोना काल का जिक्र हुआ कि कोरोना काल में आप लोग नजर नहीं आए, जिस समय जनता को जरूरत थी उस समय कांग्रेस पार्टी दिख रही थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल आप हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सुन ले आयुष जी, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश है। अखिलेश जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो बाहर नहीं इसलिए निकले, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश बन के जनता के बीच में था और जनता की सेवा करने में लगा हुआ था। चाहे वो मैं हूं, चाहे मैं डॉक्टर अभिषेक राय हूं, चाहे वो मेरा छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे बड़े नेता हूं, सब लोग लगे थे। अभी प्रयागराज में और बनारस में बाढ़ आई, कौन लगा हुआ था, कौन गरीबों को राशन बांट रहा था? आपके चैनल के माध्यम से और सारे मीडिया के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिखाया कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों में और जहां जनता बाढ़ से पीड़ित थी वहां पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ था। ठीक है, अभिषेक जी, अभिषेक राज जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर, जैसे मैंने कहा, सदन तक हर जगह लड़ाई लड़ी है। और देखिए, मुद्दा यहाँ ट्विटर पे नहीं है। ट्विटर भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर वहां पे आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं। आज देश का जो युवा है और देश का जो पढ़ा लिखा तबका है और तमाम जो लोग हैं, किसान लोग भी हैं, किसान भाई भी हैं, किसान नेता भी हैं, तमाम लोग आज ट्विटर पे हैं, सब लोग एक्टिव हैं और वो एक माध्यम है आवाज उठाने का। जिस तरीके से सरकार के दबाव में, जिस तरीके से सरकार इतने निचले स्तर पर उतर आई है राजनीति के, हमारे नेताओं के अकाउंटों को ब्लॉक करा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के अकाउंटों को ब्लॉक करा दिया जाता है, पेगासस पे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करने के लिए तैयार हुई सरकार। आखिर में मुद्दा राज्यसभा में जो हंगामा हुआ बहुत ही निंदनीय था। इस तरीके का कथन कभी नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्यसभा में भी इस तरीके की चीजें हो गई, बहुत ही दुखद था। महिला विपक्षी सांसदों के साथ नहीं, ठीक है अभिषेक जी, देखिए ट्विटर का जिक्र सिर्फ इसलिए हुआ चूंकि आपने कहा कि कोरोना काल में सड़कों पर आप थे, जनता के बीच में आप थे। अब ट्विटर पर बैठ करके आप कैसे जनता के बीच में गए, ये सवाल था उसके साथ। सड़कों पे थे, हम खुद सड़कों पे थे, तो हमें इसलिए मालूम है, इसलिए हमें कहने में गुरेज नहीं है। हम खुद सड़कों पे थे, जब सबूत के साथ हम सड़कों पे थे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोल देते हैं, जैसी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने भी यहाँ के बता दिया। अरे पी चिदम्बरम जी का क्या बयान था? देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। पी चिदम्बरम जी का क्या बयान था? देश की जनता को कोरोना काल में विद्रोह कर देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग राजनीति करते हैं कोरोना काल में, आप हमें समझा रहे हैं क्या? प्रियंका गांधी का बयान था, राजस्थान में टीकों को जमीन में दफना देना चाहिए, जो हमारी केंद्र सरकार टीके दे रही थी। आपके पंजाब में क्या कर रहे थे? पंजाब में हमारी सरकार टीके दे रही थी, आप लोग प्राइवेट अस्पतालों में बेच रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आप लोग गले, आप लोगों ने कोरोना काल में जितना
उनको बाहर भेज दिया। आपकी हिम्मत नहीं है, बता दीजिए कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, क्या घोटाला किया, क्या घपला किया, किस आदमी को फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हो आप? एक बात बता दो, अरबों रुपए की होर्डिंगे लगा दी लखनऊ शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में। थैंक यू मोदी जी की। किन लोगों को लग गई वैक्सीन फ्री में? यहाँ पर बताओ ना मुझे, आज लखनऊ में कितने लोगों को या पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में कहां फ्री वैक्सीन लग रही है? कोविन पोर्टल जो बना लग रही है, अरे आप दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा उत्तर प्रदेश में सामने आ जाता है। जब पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हो रहा है, आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है श्रीमान जी। महामारी के बावजूद चंदा इकट्ठा करने के आप लोग चंदा छीन कर लेते हैं। पूरे देश ने देखा, आप लोगों ने चाइना से 25 करोड़ रुपए चंदा लिया, अपनी जेबें भरने का काम किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर कमी हुई देश में, लोगों से उन्होंने पैसा वसूला, चंदा मांगा इन लोगों ने। आपके चाइना ने चंदा दिया है, आप लोग कभी पाकिस्तान के गो पे बैठे नजर आते हो, कभी चीन के गो पे बैठे आने। अरे शर्म आइए, सरकारें आती जाती है, राष्ट्रद्रोह नहीं करना चाहिए। आप लोगों से पैसा क्यों वसूल रहे हैं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा ये है। आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या बोल रहे थे? 17 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नाम गिनाइए ना। कांग्रेस पार्टी के राज में जो मेडिकल कॉलेज, 32 मेडिकल कॉलेज, 17 मेडिकल कॉलेज, अभी तक 32 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। आप जाइए देखिए जाके गूगल पे, कितने मेडिकल कॉलेज के नाम गिनाने को बैठे हैं क्या? 32 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार ने खोले हैं। 11 एयरपोर्ट बनाए हैं, 15,000 करोड़ का ओडीओपी के माध्यम से ऋण दिया है, 4.5 लाख नौकरियां दी है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग इन्हीं कर्मों से पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप लोग पिछले इन्हीं कर्मों के कारण उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में सरकार में नहीं है, सिर्फ गोल गोल बातें करते हैं। गाड़ी खुद ही आप पानी में थी, मुख्यमंत्री जी स्वयं द्वारा करने गए थे 2 दिन पहले। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ बैठ? अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमानत पर है, शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर है। अरे आप लोग शांत रहिए, इन कर्मों के कारण आप लोग उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी किसानों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आलोक जी ने कहा कि अब किसान आपको आने नहीं देगा, और अगर आएंगे तो सवाल जो पूछ रहे थे आलोक जी, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दे दें। ठीक है, चलिए आप लोग का आरोप प्रत्यारोप हो गया, आप शांत हो जाएं। किसानों के बारे में बता दे भाई, क्या किया आप लोगों ने? राघवेंद्र जी देखिए, पहले तो अब हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, पहले 2 लाइनों में बता दो, उसको मैं किसानों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल और बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल में जितनी सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं, और ओडीओपी के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सरकारों में इतना ऋण नहीं दिया है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी इतना नहीं दिया है। कांग्रेस की तो गति पूरा देश देख रहा है, ये क्या है, ये सब बोलने वाली स्थिति में ही नहीं है। बड़ा गला जरूर फाड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और जब समय आता है राष्ट्रद्रोह करने पर आमादा हो जाते हैं। इनको तो बात नहीं करनी चाहिए। आप पी चिदम्बरम जी का बयान देखिए, पी चिदम्बरम जी ने क्या बयान दिया था? ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी बहुत बहस कर ली, आप दोनों लोगों ने इस विषय पर बहुत बहस कर ली। जनता के मुद्दे पर आ जाए, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। वो बात उन्होंने क्या कही क्या नहीं कही, इस पर आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आलोक जी की बात का जवाब दें। राघवेंद्र जी किसान के मुद्दे पर बताएं, किसान के मुद्दे पर बताएं। अभिषेक जी थोड़ा शांत रहें। बहुत संवेदनशील सरकार है। जैसे हमारी सरकार बनी थी, 50,000 करोड़ का ऋण हमारी सरकार ने पहले दिन किसानों का माफ किया था, और वर्तमान में किसान सम्मान निधि लगातार हम लोग किसानों के खाते में दे रहे हैं। हम लोग किसानों को भवन बना के दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, उपलब्ध करा दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो सच्चाई लोग पता ही। देखिए, ऐसा कोई किसान परिवार नहीं है जिसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजना का लाभ ना सीधे मिल रहा हो। देखिए, ऐसा कहने को लिए तो कुछ भी, लेकिन इससे पहले कि इन लोगों ने क्या किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसानों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया, शौचालय उपलब्ध कराने का काम किया, निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का किया, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया, 5 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क किया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 50,000 करोड़ का ऋण माफ किया। ये क्या कम होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा कोरोना काल में डूबे होने के बावजूद भी किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सुविधाओं के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, ठीक है, चलिए संकल्पित है। अभिषेक राय जी आयुष जी, जो हमारे भाई कह रहे हैं ना, बड़े भाई राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत कर दिया, तो 4.5 साल क्यों सो रहे थे? आज क्यों किसान सम्मान यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही? आपको पता है अभी
पंचायत और उसके बीडीसी के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया आईना। आईना दिखाएगी जनता। जो ये झूठ बोलते हो ना, वो झूठ समझाएगी। आपने अपने करोड़पति उद्योगियों के कर्जे माफ किए। आप लोकसभा में रिकॉर्डिंग है, लोकसभा की रिकॉर्डिंग है। आप ही के माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप 87,291 किसानों को किसान सम्मान जो योजना में जो 2,000 रुपया जाता है वो उत्तर प्रदेश में पेमेंट नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। अपने आंकड़े देखा करो, आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं। आपकी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि कोरोना में 59% नौकरियां चली गई और आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हो। बधाई हो आपको, आप बधाई के पात्र हो, आप बधाई के पात्र हो। कितना झूठ बोल सकते हो आप लोग, हमें तो यही नहीं समझ पे आता है। आप लोग कितना झूठ का डंबर लगा सकते हो। आप ही के मंत्री विधानसभा और लोकसभा में कहते हैं भाई 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी है कि नहीं दी है। आप अपना संकल्प पत्र पढ़े, 2017 का संकल्प पत्र पढ़े। अभी समझ में आ राघवेंद्र जी, भाई मैं आपको सम्मान के साथ आपके बीच में नहीं बोल रहा था, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा था राघवेंद्र जी। अरे पढ़े लिखे चलिए ठीक है, अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है इसका फैसला आप जनता पर ही छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव भी नजदीक है, सब अपने अपने जीत के दावे के साथ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो जनता की बेहतरी के लिए क्या कर सकती हैं। लेकिन देखना यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता चुनावों में किसके सिर पर जीत का सेहरा पहनाती है। इसके लिए इंतजार करिए विधानसभा चुनावों का। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।